दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में यह समझा था कि चेक बाउंस होने पर हम कितने दिन के भीतर चेककर्ता को एक लीगल नोटिस भेजते हैं और कितने दिन के भीतर आप कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं उस चेककर्ता के खिलाफ। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपकी प्रक्रिया चलेगी इस चेक बाउंस केस की। तो आप सेक्शन 138 रीड विथ सेक्शन 142 एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में कंप्लेंट केस को फाइल करोगे और यह जो कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है वह या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में फाइल किया जाता है या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल किया जाता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की सभी लीगल अपडेट्स की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले पहुंचती रहे। यह एक क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। जब भी आप कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करोगे तो इस कंप्लेंट के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि आपको वह जो चेक बाउंस हुआ है वह ओरिजिनल चेक उस कंप्लेंट के साथ लगाना होगा, वह रिटर्निंग मेमो जो डिसऑनर स्लिप आपको मिली है बैंक से वह साथ में लगानी होगी, और जो लीगल नोटिस आपने उस चेककर्ता को भेजा था वह भी साथ में अटैच करना होगा। और यदि उस चेककर्ता का कोई रिप्लाई आया था, उस नोटिस का जवाब आया था, तो वह भी आपको लगाना होगा। और कंप्लेंट के साथ आपको विटनेसेस की लिस्ट भी लगानी होगी कि किसके सामने आपने वह चेक उससे लिया था या किसके सामने आपने वह चेक उसे दिया था, वह विटनेस की लिस्ट भी आपको लगानी होगी। और यदि वह चेक करता यह कहता है कि लीगल नोटिस मेरे एड्रेस पर आया ही नहीं, मुझे कोई लीगल नोटिस मिला ही नहीं आपके द्वारा, तो आपको ऐसी स्थिति में उस पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन को भी विटनेस की लिस्ट में डालना होगा, विटनेस की लिस्ट में ऐड करना होगा। और आप चाहें तो उस बैंक को, जिस बैंक के द्वारा आपको वह चेक डिसऑनर हुआ था वह मिला है, उस बैंक के अधिकारी को भी विटनेस की लिस्ट में डालना होगा। यानी कि विटनेस की लिस्ट में आप पोस्ट ऑफिस के उस क्लर्क को जो वह लीगल नोटिस लेकर उसके एड्रेस पर गया था उसे भी पार्टी बना सकते हैं, विटनेस बना सकते हैं। और आप बैंक मैनेजर को भी विटनेस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यह याद रहे, जो लीगल नोटिस आपने चेककर्ता को भेजा था उस लीगल नोटिस में जो आपने फैक्ट्स लिखे थे, जो कहानी लिखी थी, वही आप कोर्ट में जब कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, केस फाइल कर रहे हो, तो उस कंप्लेंट में वही कहानी लिखोगे। यानी कि उस लीगल नोटिस के बेस पर ही कंप्लेंट बनेगी। यह ना हो कि लीगल नोटिस में अलग कहानी लिखी थी, लीगल नोटिस में अलग फैक्ट्स लिखे थे, और जो कोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हो, जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, उसमें अलग कहानी लिखी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल करते हो, तब जो पहली डेट होती है उस पहली डेट पर आप पीएफ फाइल करोगे और कोर्ट दूसरी पार्टी को, उस चेककर्ता को सम्मन भेजती है। सम्मन में यह लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर उस चेककर्ता को हाजिर होना है, अपीयर होना है कोर्ट के अंदर। यदि चेककर्ता उस नेक्स्ट डेट पर जो सम्मन में लिखी गई थी, जो सम्मन में दर्शाई गई थी, उस नेक्स्ट डेट पर अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उसे रीसम्मन करेगी। और यदि रीसम्मन करने के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट पर भी वह अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, तो कोर्ट चाहे तो उसके वारंट कर सकती है। और जब भी कोर्ट में दूसरी पार्टी अपीयर होती है, पेश होती है, तो उसे सबसे पहले कोर्ट में अपने बेल बॉन्ड फर्निश होते हैं, उसे जमानत लेनी होती है कोर्ट से। जमानत लेने के लिए उसे एक श्योरिटी लाना होगा। श्योरिटी लाने के बाद जब उसे जमानत मिल जाएगी तो उसे कोर्ट की उस केस की पूरी प्रक्रिया में शामिल होना होगा। हर एक डेट पर उसे अपीयर होना होगा कोर्ट में, जब तक वह केस ख़त्म नहीं हो जाता या फिर वह केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। चूँकि चेक बाउंस केस एक समरी प्रोसीडिंग ट्रायल है, इसलिए यह केस रेगुलर केस की तरह लंबे समय तक नहीं चलता है। यह केस एक शॉर्ट पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है। और इस केस में अक्यूज के पास, जो चेक करता है उसके पास में डिफेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। अक्यूज को धारा 145 क्लोज 2 एनआई एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर अक्यूज कंप्लेनेंट को
क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है, उससे क्वेश्चन पूछना चाहता है, उससे सवाल जवाब करना चाहता है, तो उसे पहले एनआई एक्ट के सेक्शन 145 क्लोज 2 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और वह उस कंप्लेनेंट से जब भी क्वेश्चन पूछ सकता है जब उस एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है। अलाउ करने के बाद ही अक्यूज उस एप्लीकेशन के बेस पर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है उस कंप्लेनेंट को। धारा 145 क्लॉज 2 की एप्लीकेशन फाइल जब अक्यूज करता है, उस एप्लीकेशन में यह लिखा होता है कि मेरे सो एंड सो फैक्ट्स हैं, मेरे सो एंड सो कहानी है, जिसमें कि मैं यह क्वेश्चन उससे पूछना चाहता हूँ कंप्लेनेंट से, यह क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं उससे पूछना चाहता हूँ, यह प्रश्न मुझे पूछने हैं उससे, मैं यह क्लैरिफाई इस पॉइंट पर करना चाहता हूँ, यह क्लैरिफिकेशन उस कंप्लेनेंट से लेना चाहता हूँ, यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कोर्ट आपके सर्कमस्टांसिस को समझने के बाद आपकी सेक्शन 145 क्लोज 2 की एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है। इस केस में नोटिस फ्रेम होते हैं क्योंकि इसमें 2 वर्ष की पनिशमेंट का प्रावधान है और कोर्ट के पास पावर है कि वह चाहे तो चेक में दिए गए अमाउंट का डबल अमाउंट पे करने का भी ऑर्डर पास कर सकती है। नोटिस फ्रेम होने के बाद ही आपको कंप्लेनेंट से क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार आता है। उसके बाद ही आपको सेक्शन 145 क्लॉज 2 के तहत एक एप्लीकेशन लगानी होती है। उस एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा अलाउ होने के बाद आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, कंप्लेनेंट को क्रॉस कर सकते हैं, उससे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि मैंने जो आपको चेक दिया था वह किस रीज़न से दिया था, वह चेक आपने किसके सामने लिया था मुझसे, वह चेक मैं आपको क्यों देता, ऐसे वगैरह वगैरह क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। और यदि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद या क्रॉस एग्जामिनेशन करने के दौरान आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके डिफेंस में, या आपके डिफेंस में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप क्वेश्चन उससे पूछना चाहते हैं उसके बेस पर, तो आप कोर्ट में उसे पेश कर सकते हैं और उसके बेस पर आप कोर्ट से परमिशन लेकर उसके बिहाफ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यदि आप अक्यूज हैं, आप दोषी हैं, जो चेक था, जो चेक बाउंस हुआ है वह चेक आपका था, तो आपको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि आप किसी भी तरह से उस व्यक्ति के, कंप्लेनेंट के कर्जदार नहीं है। वह जो चेक आपने दिया था वह गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था, या फिर वह चेक जो दिया था आपने उसे एक सिक्योरिटी के तौर पर दिया था कि जब भी मैं तुझे ये सामान तेरा लौटा दूंगा तो तू मुझे ये मेरा चेक वापस कर दियो। यदि आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि यह जो चेक था यह आपने सिक्योरिटी के तौर पर दिया था, या आपने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था, या आप किसी भी तरह से उसके कर्जदार नहीं है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो यह साबित करने के बाद आपका जो केस है आपके फेवर में आ जाएगा, क्योंकि यह सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत, एनआई एक्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा। यह चेक बाउंस केस में आपको 2 तरफा बता रहा हूँ। यदि आप कंप्लेनेंट हो या यदि आप एक अक्यूज हो, तो यह केस की प्रक्रिया कैसे कैसे चलेगी, प्रोसीजर कैसे कैसे चलेगा, यह आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। कोर्ट इस केस में यह प्रिज्यूम करके चलती है, यह अनुमान लगाकर चलती है कि जिसके पास डिसऑनर स्लिप है, रिटर्निंग मेमो है, वह एक अग्रीव्ड पार्टी है, वह एक सही पार्टी है जिसे सताया जा रहा है। तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वह पूरा का पूरा एक अक्यूज पर होता है, उस चेककर्ता पर होता है। उस चेककर्ता को यह प्रूफ करना होगा कि वह लीगली बाउंड नहीं है उसे कुछ भी पे करने के लिए, या उसे यह साबित करना होगा कि वह जो चेक उसने दिया था वह एक सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया था उसने, या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया था, या फिर वह किसी भी प्रकार से उस कंप्लेनेंट का, जिसके पास में वह रिटर्निंग मेमो है, डिसऑनर स्लिप है, उसका कर्जदार नहीं है। याद रहे कि कंप्लेनेंट के बिहाफ पर कोर्ट में उसका केस एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कंप्लेनेंट के बिहाफ पर कोर्ट में उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अपीयर नहीं हो सकता है। हर एक डेट पर कंप्लेनेंट को खुद अपीयर होना होगा, खुद प्रस्तुत होना होगा कोर्ट के सामने, और अक्यूज को भी हर एक तारीख पर कोर्ट में अपीयर होना होगा, कोर्ट में पेश होना होगा। इन सब फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद में कोर्ट सेक्शन 142 ऑफ द एनआई एक्ट के तहत इस पर संज्ञान लेती है, इस पर कॉग्निजेंस लेती है। चेक बाउंस केस एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि चेक बाउंस केस में
दोनों पार्टी किसी भी स्टेज पर समझौता कर कर केस को ख़त्म कर सकती हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी एक्यूज धारा 145(2) के तहत अपने डिफेंस में कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कंप्लेनेंट को एक एप्लीकेशन लगाता है, तब 2018 में एक अमेंडमेंट की गई थी एनआई एक्ट के अंदर, और उस अमेंडमेंट में सेक्शन 143A को जोड़ा गया था, ऐड किया गया था एनआई एक्ट में। तो जब भी अक्यूज अपने डिफेंस में सेक्शन 145 क्लोज 2 की एप्लीकेशन लगाता है डिफेंस के लिए, तब कंप्लेनेंट के पास यह राइट है कि वह भी सेक्शन 143A ऑफ द एनआई एक्ट की एक एप्लीकेशन लगा सकता है, और उस एप्लीकेशन के तहत वह उस डिफेंस करने वाले अक्यूज से 20% तक का अमाउंट कोर्ट को पे करने के लिए बोल सकता है, और कोर्ट के पास यह पावर है कि वह 10% से लेकर 20% तक का अमाउंट उस अक्यूज को उस डिफेंस लेने के लिए, पे करने के लिए बोल सकता है, आदेश दे सकता है। डिफेंस के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन पूछने के बाद डिफेंस अपने फेवर में विटनेसेस लेकर आता है, और विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिन होने के बाद, विटनेस की स्टेटमेंट्स होने के बाद में यह केस फाइनल आर्गुमेंट पर पहुंच जाता है, और फाइनल आर्गुमेंट के बाद यह केस फाइनल जजमेंट पर पहुंच जाता है। जजमेंट में कोर्ट यह डिसाइड करती है कि जो चेक करता है, जो अक्यूज है, वह दोषी है या निर्दोष है। यदि जजमेंट में यह पाया जाता है कि अक्यूज जो चेक करता है वह निर्दोष है, तो यह कहा जाएगा कि यू आर अक्यूटेड, और यदि यह पाया जाता है कि चेक करता दोषी है, तो जजमेंट में यह आएगा कि यू आर कन्विक्टेड। तो जब दोषी पाया जाता है वह चेक करता, तो एक नेक्स्ट डेट और लगती है, और उस नेक्स्ट डेट पर यह तय किया जाता है कि उसे कितना कंपनसेशन पे करना होगा, कितना अमाउंट पे करना होगा, और उसे कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब कि नेक्स्ट डेट पर यह तय होगा कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस और कंपनसेशन का अमाउंट कितना उसे पे करना होगा, और फाइनली सज़ा डिक्लेयर कर दी जाती है। कन्विक्ट होने के बाद आपको इमीडिएटली जेल भेजने का, तुरंत जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। आप चाहें तो अपील में जा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, और अपील करने के लिए कोर्ट से समय मांग सकते हैं। क्योंकि यह एक बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें आपको बेल लेने का भी अधिकार है, जमानत पर छूटने का भी अधिकार है। तो यह थी चेक बाउंस केस की पूरी जानकारी, पूरी प्रक्रिया की, कैसे चेक बाउंस केस को स्टार्टिंग से लास्ट तक किस तरीके से प्रोसीजर चलता है। होप सो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।